जब भी हमें स्टडी करते हैं ना, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जान लेनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इनफाइनाइट बातें हो सकती है, आप डिफाइन नहीं कर सकते वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ये हर एक स्टूडेंट पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है, बट जनरली अगर हम ट्राई करें और अपने आप को समझना स्टार्ट करें, तो ये पता चलता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लाइफ में। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यानी अगर आप अच्छे तरीके से रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। पता है उससे क्या होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड होती है। जैसे अगर मैंने मान लो कि मैंने और जो वीडियो डाले हुए हैं, अगर किसी ने उस वीडियो को एक स्टेप देखना स्टार्ट किया ना, तो वो सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। वो अच्छे से नोट्स बना सकता है, वो फील कर सकता है कि रियली इस सब्जेक्ट का, इस सिलेबस का रियली मतलब क्या होता है। अब जिनकी आदत पड़ी हुई है रटने की ना, तो उनको कितना भी पढ़ा लिया जाए, उनको कितना भी समझा लिया जाए, कभी फील नहीं कर पाएंगे। उनकी आदत पड़ गई रटने की। तो जो साइंस सब्जेक्ट होता है रटने वालों के लिए बिल्कुल बना ही नहीं है। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स योर एवरेज एक्सेलेशन, मीन्स एक्सेलेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स, यानी हार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स बोल सकते हो। ये मैकेनिक्स का हार्ट है एक्सेलेशन। अगर एक्सेलेशन समझ में आ जाए ठीक से, तो समझ लीजिए कि आपके पास काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन सब कुछ आसान हो जाएगा। तो प्लीज आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझे, जाने। मैं आपको एक एक स्टेप करके समझा देता हूँ इसमें रियली हमें करना क्या होता है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेलेशन, एंड एक्सेलेशन को ए से डिनोट किया गया है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। हमने एक एक्स वाई एक्सिस पे एक पार्टिकल के पोजीशन की बातें की है इस वाले डायग्राम में। एक ऑब्जर्वर है जिसको हमने ओरिजिन पे मान लिया है कि ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई अगर पार्टिकल तुम्हारे पास है, तो पार्टिकल पहले कहाँ था और अब ये पार्टिकल कहाँ पे है। मान लो पार्टिकल पहले कहाँ पे था, पी पे था, और या कोई बच्चा कोई पी पे था, बच्चा पी से कहीं और चला गया क्यू पे। तो गारंटी उसका पोजीशन चेंज हुआ, और पोजीशन चेंज होने में टाइम भी कहीं ना कहीं स्पेंड हुआ है। तो बच्चा बोलता है कि सर इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं हो रही है। अब उस बच्चे ने, मीन्स इस ऑब्जर्वर ने, कुछ अलग नजरिए से देखना स्टार्ट किया। अब ये देखता है कि बच्चा पी से क्यों नहीं जाकर के अगर बीच में कहीं ए पे चला गया तो क्या होगा। तो देखो बच्चा ए पे, देखो क्या हो रहा है। वो देख रहा है कि ए पॉइंट की बात करें, तो ए पॉइंट पे उस बच्चे की वेलोसिटी, इस बच्चे की वेलोसिटी जो होगी अलोंग टेंजेंट होगी। क्योंकि आपने एक पॉइंट की बात की है, एक मोमेंट की बात कर रहे हो, मतलब एक हल्का सा माइन्यूट गैप की बात कर रहे हो, जहाँ पे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है। तो ए पे जो इसकी वेलोसिटी वो टेंजेंट के अलोंग होगी। सिमिलरली एक और पॉइंट पे बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्वर इस छोटू को यहाँ से बी पे भेज के देखता है, तो क्या ऑब्जर्व करता है कि बी की वेलोसिटी कुछ v2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब ये देखते ही क्या होता है कि बच्चे के मन में कुछ अलग अलग ख्याल आने शुरू हो गए। ख्याल क्या क्या आता है, थोड़ा सा इसमें लोग डिस्कस करते हैं। ख्याल कुछ ऐसे आया कि बच्चा जब पी से ए पे गया तो कुछ टाइम लगा, बच्चा पी से बी पे गया तो कुछ टाइम लगा, बच्चा बी के बाद सी डी किसी भी पॉइंट पे जाएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, यानी टाइम का गैप होगा, टाइम का डिफरेंस होगा। सिमिलरली हर एक पॉइंट की बात करें, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी अलग अलग डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमने कर्व पाथ कंसीडर किया हुआ है। अगर ये स्ट्रेट पाथ होता, तो स्ट्रेट पाथ में हमेशा बच्चा पी से लेकर के क्यू तक किसी पॉइंट पे जाए, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता। मीनिंग जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती हमेशा स्ट्रेट पाथ की तरफ होती, हमेशा एक ही तरफ हो जाती। लेकिन यहाँ पे कर्व पाथ में जो बच्चा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो हर एक मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं, यानी उसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन जब अगर चेंज हो रहा है, तो हर मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होता है। तो उसने बोला कि भाई अगर बच्चा ए से बी पे गया तो टाइम का गैप आया, उस टाइम गैप को हम बोलते हैं डेल्टा टी। आपको पहले ही पता है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, इसमें हमने बोला था कि
एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वहां पे डेल्टा का मतलब समझाया था कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज. इफ आई राइट हियर डेल्टा टी, इट मींस चेंज इन टाइम. इफ आई राइट डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी. इफ आई राइट डेल्टा आर मींस चेंज इन पोजीशन. ये आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं. तो अब यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसने देखा कि डेल्टा टी को अगर मैं T2 माइनस T1 बोलूं, क्योंकि बच्चा P से जो A पे गया तो वहां पे जाते हैं तो उसका टाइम हो गया T1, तो T ले लिया T1. एंड B पे जाते हैं तो उसका टाइम हो गया T2. तो टाइम में जो चेंजेस आएगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा T2 माइनस T1. तो देखा कि क्या वेलोसिटी में चेंज आई. यस, वेलोसिटी में चेंज आ रही है क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो. तो यहाँ पे एक चेंज आया डेल्टा वेक्टर वी का, यानी चेंज इन वेलोसिटी. और हमें पता है कि जब भी हमें एवरेजिंग करना होता है तो हम एक यूनिट सेकंड में लेते हैं. तो बोला गया कि डेल्टा टी में हमारी जो वेलोसिटी है डेल्टा वेक्टर वी हो गई, तो 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी का जो चेंज होगा कितना होगा, तो हम लिखते हैं डेल्टा वेक्टर वी बाय डेल्टा टी. दिस डेल्टा वेक्टर वी बाय डेल्टा टी gives a new concept, a new term, a new definition, and that term is known as acceleration. हालांकि ये 1 सेकेंड पे डिफाइन किया गया है, इसीलिए इसने इसको एवरेज एक्सलेशन बोला हुआ है. और मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है कि अगर सर 1 सेकेंड पे डिफाइन किया गया तो सर इसको इंस्टेंटेनियस बोल दो. ये कहना बहुत ही गलत है कि 1 सेकेंड इंस्टेंटेनियस की बात नहीं करता है. होल ड्यूरेशन में बच्चा कहीं भी किसी मोमेंट पे किसी तरीके की वेलोसिटी से जा सकता है. बट ओवरऑल हम एनालाइज करते हैं कि 1 सेकेंड में निकालो तो वैल्यू कितनी आ रही है, और उसको कंसीडर किया जाता है कि ये एवरेज वैल्यू देगा. तो इसीलिए हम बोलते हैं 1 सेकेंड में. इंस्टेंटेनियस बच्चों के मन में जो आता है वो गलत ख्याल आता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब कुछ और होता है. बहुत ही टाइम गैप कम होता है, बहुत ही माइन्यूट टाइम गैप की बात होती है. तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आया डेल्टा वेक्टर वी बाय डेल्टा टी, यानी टाइम चेंज होने से वेलोसिटी में क्या चेंज हो गया, वो यूनिट टाइम की बात कर रहा है. तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन. Since it depends upon change in velocity and velocity is a vector quantity, that's why acceleration is a vector quantity. And if see here what is its unit meter per second square. तो एक्सेलेरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और हालांकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलेरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड की भी बात करेगा एंड डायरेक्शन की भी बात करेगा. अब क्वेश्चन ये हुआ कि डायरेक्शन की बात किस केस में करेगा एंड मैग्नीट्यूड की बात किस केस में करेगा. क्या एक ही केस में दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की दोनों बात होगी, या किसी केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, या किसी केस में सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी. इस स्टेप को बच्चे ने क्या किया, थोड़ा सा ऑब्जर्वर ने आगे बढ़ाया. तो उसने क्या किया कि पहले सोचा कि अगर हम हर एक मोमेंट की बात करें, तो हर एक मोमेंट की हम बात करते हैं तो वहां पे जो चेंजेस आता है एक पर्टिकुलर माइन्यूट गैप के लिए, तो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस. तो उसी एवरेज वेलोसिटी को उसने एक नया नाम दे दिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब जब उसने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम दिया, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम क्या करते थे, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करते थे, कि जो डेल्टा टी होता है उसको एकदम हम नेग्लिजिबल कर देते हैं. और ये लिखने का एक मेथड होता है, इफ डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा टी टाइम जीरो नहीं हुआ है, टाइम का जो गैप है वो बहुत कम हो गया. और लिखेंगे डेल्टा वेक्टर वी बाई डेल्टा टी, और इसको अरेंज करके लिखा था डी वेक्टर वी बाई डी टी. अब जैसे ये डीवी वेक्टर बाई डी टी आया, तो ये कॉन्सेप्ट देता है कैलकुलस का. तो हमें पता होना चाहिए कि किस केस में हम कैलकुलस यूज कर सकते हैं. और ये आपने पढ़ा है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करके. अब एक स्टेप और आप आगे बढ़े, तो अभी आपको बताया था कि अब ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, ये हर एक मोमेंट की बात जो कर रहा है, हर एक छोटे छोटे टाइम गैप की बात कर रहा है. तो ओवरऑल ये होल एक्सेलेरेशन की बातें बता देगा. तो जब भी हम अगर आपसे मैं बात बोलूं एक्सेलेरेशन, मतलब समझिए को पर्टिकुलर एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात अभी मैं कर रहा हूँ. आगे चल के कुछ और हो सकता है एवरेज, अभी नहीं. अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की मैं बात आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. अब पाथ की बात है कि किस पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, किस पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है. सपोज इनिशियली मैंने ले लिया कि कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी कर्व पाथ पे मूव कर रहा है. इफ आई इफ आई ड्रॉ अ कर्व पाथ लाइक दिस, तो हमें पता है कि पार्टिकल कभी ए पे होगा, कभी बी पे होगा, कभी बीच में कहीं सी, कभी डी, किसी भी पॉइंट पे जा सकता है.
just I am considering here point A and point B. For point A, what we see, velocity will be along the direction of tangent, and for point B, again velocity will be the direction along the direction of tangent. तो क्या ये v1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? यस. क्या v2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? यस. अब क्वेश्चन एराइज हुआ कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन डिपेंड करता है db पे, डेल्टा वेक्टर v पे, चेंज इन वेलोसिटी पे. तो इसका मतलब अगर यहाँ की वेलोसिटी v1 और यहाँ की वेलोसिटी v2 गिवन है, तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. देन वी राइट हियर वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1. और अब क्या लिखोगे कि वेक्टर v2 तो वेक्टर v2 होगा. क्या मैं इसी माइनस वेक्टर v1 को प्लस माइनस वेक्टर v1 लिख सकता हूँ? अब क्वेश्चन मन में तुम्हारे डाउट आया होगा, क्वेश्चन उठा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? तो हमने पढ़ रखा है वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन. अब जैसे आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है, तो हमारे पास मेथड है एडिशन मेथड. तो हमने क्या किया? v2 माइनस v1 का मतलब है कि जो v1 की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इनिशियल डायरेक्शन थी, उसी को अपोजिट कर देना. तो आप इस डायग्राम में देखिए कि अगर ये v2 है तो v2 तो वहीं रहा. अकॉर्डिंग टू दिस केस, अकॉर्डिंग टू दिस केस v2 शुड बी पॉजिटिव, मीनिंग v2 जिस डायरेक्शन में था v2 वहीं रहेगा. देखो इसी के पैरेलल हमने v2 यहाँ पे बना लिया. सेम लाइन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन. बट v1 इस बार क्या होगा? v1 का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, v1 उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जितना लेंथ पहले v1 का था उतना ही लेंथ होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे जो मैंने v1 था, v1 इधर था, अब ये v1 अपोजिट इधर की तरफ हो जाएगा, तभी हम बोलेंगे उसको माइनस वेक्टर v1. अब जैसे मैंने बोला माइनस वेक्टर v1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को लाके इस पॉइंट पे शिफ्ट करके हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और आपने यहाँ पे इसको लाके मीट करा दिया. दिस इज वेक्टर v2, दिस इज वेक्टर माइनस v1. अब जैसे माइनस वेक्टर v1 हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा कुछ इधर की तरफ होगा. अगर इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ हो गया, तो क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 होगा? यस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस, सॉरी, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1. एंड एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है v2 माइनस v1 पे, मीन जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी या v2 माइनस v1 होगा, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा. तो मन में क्या आता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगा. क्या ये कहना सही है? ये कहना गलत हो जाता है. ये केसेस सही भी है, गलत भी है, बट इन दिस कर्व पाथ इट इज नॉट नेसेसरी कि डायरेक्शन जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा. आप देखिए इस कर्व पाथ में एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, वेलोसिटी देखो इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में हो गया. अब ये जब बातें आ गई, तो ये देखते ही तुम्हारे मन में कॉन्सेप्ट निकल के आया होगा सर्कुलर मोशन का, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा या 7th क्लास में पढ़ाया गया होगा. तो सर्कुलर मोशन में आपको एक डायग्राम बना दिया था, और कहीं ना कहीं अब हमारे पास एक न्यू कहानी स्टार्ट हो गई यहीं से सर्कुलर मोशन की. दैट्स व्हाई आई सेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स और काइनेमेटिक्स. सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा कि एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट करता है, एक टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट करता है. तो जब भी कर्व पाथ की बात होगी तो इधर की तरफ बात तो जरूर होगी. वो क्या है, क्यों है, उसकी जो नींव है, उसकी जो स्टार्टिंग अब यहाँ से थोड़ी बहुत हो चुकी है. एक स्टेप आगे चलें तो एक तो आपने कर्व पाथ पे देख लिया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है टेंजेंट के अलोंग होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा इस कर्व पाथ पे टेंजेंट के अलोंग नहीं होगा, वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट curve path. For curve path, if particle is, or body is moving on a straight path, what will happen there? अब straight path पे दो केसेस बने, केस नंबर 1, केस नंबर 2. दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 1, and this is case number 2. What we see, what is the basic difference between both cases? That's very important, please see carefully. मान लो कि ये एक स्ट्रेट पाथ है, ये जो तुम्हें दिख रहा है आसमानी कलर है, जो भी कलर हो, तो इसी पाथ पे पार्टिकल जो था पहले पॉइंट 1 पे था, फिर पॉइंट 2 पे चला गया.
वन की जो वेलोसिटी है पार्टिकल की स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में होगी, एंड जैसे पार्टिकल 2 पॉइंट पे गया तो उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी। हमने क्या किया, वन की वेलोसिटी को उसी के पैरेलल इस लाइन पे नहीं दिखा पाया तो हम साइड से दिखा दिया, आपको फील हो जाए। तो v1 का मैग्नीट्यूड, ये जो एरो का लेंथ होता है ये पूरा वही होता है। एंड v2 का देखो, इस बार इस वाले केस में v2 का लेंथ हमने ज्यादा रखा, एक्सेलरेशन वेक्टर किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दिस इज द मोशन ऑफ डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें पता है कि जो डेल्टा वेक्टर भी होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है देता है, तो v2 माइनस v1 करेंगे। तो सेम मेथड जो पहले कर पाथ पे किया था, v2 माइनस v1 का मतलब है v1 का डायरेक्शन अपोजिट कर दो और ला करके इसके इनिशियल पॉइंट के साथ ऐड कर दो। तो v1 अगर नीचे की तरफ है तो माइनस v1 होगा अपोजिट की तरफ, तो देखो माइनस v1 करके हमने v2 में ऐड कर दिया और ये हमारे पास केस निकल के आ गया। अब इस पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट सी, एक v2 और एक v1 माइनस v1। सबसे ज्यादा वैल्यू किधर की तरफ है, v2 की तरफ है, तो नेट रिजल्टेंट इधर की तरफ ही होगा, मतलब डेल्टा वेक्टर v का डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगा। और आपको पता है कि जिधर डेल्टा वेक्टर v का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। आप सोच के देखिए, और मोशन का डायरेक्शन भी इधर ही था स्टार्टिंग से, तो इस बार क्या हुआ, मोशन का डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तीनों एक ही तरफ आ गया। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि इस बार एक्सेलेरेशन एंड जो वेलोसिटी है दोनों एक ही तरफ मूव कर रहा है, दोनों एक ही तरफ है। ऑब्जर्व कीजिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपने क्या किया, यही वो सेम स्ट्रेट पाथ यहाँ था, वही सेम स्ट्रेट पाथ यहाँ पे आ गया। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। इस बार हमने v1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दिया, v2 का मैग्नीट्यूड कम कर दिया, बट इस बार फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, देखो कम हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, तो बेसिक बात है चेंज इन वेलोसिटी तो कम ही आएगी ना। सोच के देखिए, v2 माइनस v1, कम में से ज्यादा घटा रहे हो, ये तो मैथमेटिकल हो गया। आप वेक्टोरियली करके देख लो, वेक्टोरियल मेथड से भी अगर बात करोगे तो v2 माइनस v1 की अगर आप बात करते हो तो देखो v2 का जो मैग्नीट्यूड है कम है, तो हमने रेड लिखा। v1 माइनस में लिखना है क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन है डेल्टा वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, तो माइनस v1 इज अपोजिट टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ v1, तो माइनस वेक्टर v1 इधर हो गया। नेट वैल्यू किधर की तरफ होगी, नेट वैल्यू v1 की तरफ होगी क्योंकि v1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो देखो मोशन तो हो रहा था यार इधर के नीचे की तरफ, v1 v2 इधर ही हो रहा था, मोशन का डायरेक्शन ये वाला है, बट डेल्टा वेक्टर v का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया क्योंकि v1 माइनस वेक्टर v1 इधर ज्यादा है, तो जिधर डेल्टा वेक्टर v का डायरेक्शन होगा उधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन इधर एंड मोशन इधर, दोनों के बीच में एंगल बन गया 180 डिग्री। तो इस केस में वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और इस वाले केस में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब ये निकल गया कि स्ट्रेट पाथ पे जो पार्टिकल या बॉडी का मोशन होगा वहां पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, बट डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इस वाले केस में भी पार्टिकल नीचे इधर ही मूव कर रहा था और इस वाले केस में भी पार्टिकल देखो इधर ही मूव कर रहा है, बट एक्सेलेरेशन इस वाले केस में जिधर पार्टिकल का मोशन था उधर हो रहा है, बट इस वाले केस में मोशन इधर हो रहा था लेकिन एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखा जाए, अब देखिए कर्व पाथ से आप रिलेट कर सकते हैं। कर्व पाथ में क्या हो रहा था, दोस्त, डायरेक्शन चेंज हो रहा था। कर्व पाथ में डायरेक्शन, मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया है, बट ये जरूर फील हो गया था कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन देखो कर्व पाथ पे इधर इधर हो रहा था, मतलब एक्सेलेरेशन इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, एक्सेलेरेशन कहीं इधर की तरफ हो रहा है, देखो ये डायरेक्शन एक्सेलेरेशन कुछ इधर ही हो रहा है। अब बात करेंगे ओवरऑल इन तीनों केसेज को मिला करके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केस क्या है। चलिए बात करते हैं केस नंबर 1 के। इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इट मीन्स व्हाट, कि जो वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन दोनों एक ही तरफ हो, जो पार्टिकल मूव कर रहा था जैसे स्ट्रेट पाथ, तो जिधर मोशन उधर ही एक्सेलरेशन हो जाए। क्या ये सेम कहानी कुछ ये वाली है, बोले यस सेम। जब भी सेम कहानी होगी तो हमने बोला कि थीटा की वैल्यू गिवन है 0 डिग्री, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इन दैट केसेस डायरेक्शन विल रिमेन सेम, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, वही रहेगा जो मोशन का डायरेक्शन था,
बट चेंज किसमें हुआ, चेंज हुआ मैग्नीट्यूड में, और इस वाले केस में मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है, किसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इस वाले केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। अब बात होती है केस नंबर 2 की, थीटा की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दे बट 90 डिग्री से कम रखा, मीन थीटा इज एक्यूट एंगल। जब भी थीटा एक्यूट एंगल है तो एंगल किसके बीच में देखना है, जो मोशन का डायरेक्शन था एंड जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का हमें एंगल कंसीडर करना है। इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा माना। अब ये ए एक्सेलेरेशन वी के साथ थीटा एंगल जब ड्रॉ कर रहा है, तो क्या इस एक्सेलेरेशन ए का दो कंपोनेंट होगा, वन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अनदर इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वी के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा ए कोस थीटा, ये आपको वेक्टर में पढ़ाया गया अच्छे तरीके से, एंड वी के परपेंडिकुलर एक होगा जिसको बोलते हैं ए साइन थीटा। तो वी के पैरेलल वाला जो होगा, मतलब वेलोसिटी इधर ही हो रही है और इसी लाइन में एक्सेलेरेशन भी इसी लाइन के अलोंग हो रहा है, मतलब क्या है, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट करो तो सबका डायरेक्शन सेम ही होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। एंड ये 90 डिग्री पे जो एक्सेलेरेशन होगा इसको बोलेंगे नॉर्मल एक्सेलेरेशन। हियर an at is called tangential acceleration a cos theta and an is called normal acceleration a sin theta। तो आपको पता है कि मोशन के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी एक्ट कर रही है, सॉरी जो एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है मोशन के डायरेक्शन में, तो अगर मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में a cos थीटा एक्ट कर रहा है, यस, दिस इज a cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उधर ही a cos थीटा एक्ट कर रहा है, तो ये a cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कराने के लिए। दिस a cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। अब a sin थीटा क्या करेगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलेरेशन हियर, तो अगर एक ने मैग्नीट्यूड चेंज किया तो दूसरा एक ही काम कर सकता है, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो ए एन है, ए नॉर्मल है, ये डायरेक्शन चेंज की बात करता है। अगर आपसे पूछा गया कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही है, तो बताइए जो सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन लग रहा होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है कि मैग्नीट्यूड। तो अब आपको फील इतना हो गया होगा कि मान लो ये कर्व पाथ है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो सेंटर की तरफ नॉर्मली जो एक्सेलेरेशन लगता है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, और जो टेंजेंट की तरफ जो एक्सेलेरेशन होगा वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी चेंज करता है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि टेंजेंट की तरफ जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, कि हर पॉइंट पे ऐसे डायरेक्शन, ये गलत कॉन्सेप्ट है। टेंजेंट की तरफ लगने वाला जो एक्सेलेरेशन होता है ये मैग्नीट्यूड चेंज करता है। काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। दैट्स वाई हमने कहीं पे लिखा होगा लॉजिकल करके, कुछ लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो आपको लिखना पड़े। एक और है केस, वो मैं बताऊंगा, बहुत ही लॉजिकल केस है, ये वाला केस 2 ही है लॉजिकल। ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस नंबर 3, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये वाली अगर बातें समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब देखो वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन 90 डिग्री पे, ये तो बात वही हो गई कि जैसे मान लो इस डायरेक्शन में एक्स हो और इस डायरेक्शन में वाई हो, एक्स की तरफ वाई कितना होगा, 0, मतलब वी की तरफ ए कितना होगा, 0 होगा। या फिर ए 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो एक्स वी की तरफ कितना कंपोनेंट होता है, ए कॉस 90 डिग्री, आई राइट हियर ए कॉस 90 डिग्री, दैट विल बी 0। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए साइन 90 डिग्री, ए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, बोलिए, साइन 90 डिग्री 1 इंटू ए, मतलब परपेंडिकुलर वाला एक्सेलेरेशन यही रह जाएगा। तो इधर कोई एक्सेलेरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, जब एक्सेलेरेशन एक्ट ही नहीं कर रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब क्या है, कोई मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि टेंजेंट की तरफ या वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो भी एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा वो मैग्नीट्यूड या तो इंक्रीज करेगा या फिर मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, सर इसका एग्जांपल बताइए कैसे हमें रिलेट करना है, क्या करना है। तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि पूरे काइनेमेटिक्स में यहाँ से लेकर के सर्कुलर मोशन आगे तक यूज में आने वाला है, रोटेशनल मोशन में भी कहीं ना कहीं यूज आने वाला है। अगर एक बार अगर पहले आप ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे तो टाइम बाई टाइम सब सिखाया जाएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट,
केस नंबर 4, इफ थीटा इज इन बिटवीन 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो क्या होगा? अगर थीटा 180 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में है, अब ये डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, v इधर और a इधर की तरफ है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो दो कंपोनेंट फिर से होगा a का, एक इस डायरेक्शन में होगा at और इधर की तरफ होगा an, सब वेक्टर है। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि ये मैं मान चुका हूँ कि आपने वेक्टर कैलकुलस मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से पढ़ रखा है। अभी भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, बाद में मैं क्लियर करा दूँ। तो यहाँ पे फिर वीडियो डाल दूंगा। तो ये वाली बातें अगर आपके समझ में आ रही है, तो इधर की तरफ at और इधर की तरफ an, तो आपको अब एकदम क्लियर हो गया कि जो भी नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी आज राइटवर्ड है, बट यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी है, तो गारंटी यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, एंड यहाँ पे डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा था और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था, बट इस वाले केस में मैग्नीट्यूड चेंज मतलब मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। एंड लास्ट केस ही केस नंबर 5, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तब क्या होगा, सोचिए। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये तो यही वाली बात होगी, देख लो। तो इस केस में क्या हो गई, डायरेक्शन है ही नहीं, एन तो है ही नहीं, नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है। जब भी नॉर्मल एक्सेलरेशन एब्सेंट होगा तो डायरेक्शन की आप बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज, और इस केस में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लास में जब पढ़ाया जाता है, ठीक है, जनरली करके ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है, एंड एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज करती है। अगर आपने ये पढ़ा है तो ये सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं जो समझ पाते हैं, समझा दिया जाता है, अदरवाइज इसको कह के रटा दिया जाता है। तो हमें रटने से ज्यादा बेटर था कि हमने स्ट्रेट पाथ से लेकर के कर्व पाथ, सारी बातें यहाँ से लेकर के 5 केसेज, ये एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ हमने डिटेल में जान लिया। अब हम उस लेवल में जा चुके हैं कि एक्सेलरेशन का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। अब ये एक्सेलरेशन अगर आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन देखिए कैसे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे कुछ करके दे दिया जाएगा, अब पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बिकम दिस, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अब ये क्वेश्चन देखते ही बच्चा डर गया कि भाई सर ये इसमें दिया क्या है। अरे सिंपल सी बात है कि उसने तो मेंशन ही नहीं किया कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है कि पार्टिकल कर्व पाथ पे जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को आप एग्जैक्ट बना ही नहीं सकते हो। और यही वो छोटी छोटी मिस्टेक्स है कि टीचर के पास अगर पूछने जाओगे तो टीचर कहेंगे अरे क्या पढ़ के आओ, कुछ आता ही नहीं है। मीनिंग है कि हमारा बेसिक इतना वीक हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें ये आता ही नहीं है और डिमोरलाइज होकर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तो गलती बोलूंगा किसी भी टीचर की कि अगर वो ये सारी चीज एक एक चीज नहीं सिखा रहे हैं तो फिर बच्चे के समझ में नहीं आने वाला। तो पहले ही आपको फील होना चाहिए, आप जितने भी स्टूडेंट हो, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब होता क्या है। जब तक इसकी फीलिंग नहीं है मैं कभी भी आपको काइनेमेटिक्स के बारे में अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मैं काइनेमेटिक्स समझा दूंगा ऐसे वैसे करके, तो समझोगे कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ के साथ में धोखा कर रहा हूँ। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि पास्ट के जो वीडियो जो उसको बार बार रिवाइज करके देखते रहो, मैं इतना ही बोलूंगा। और एक बार देखने के बाद क्या होगा कि खुद से बैठ के एनालाइज करो और देखना कि इतना स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगा तुम्हारा काइनेमेटिक्स पे। और एक बार काइनेमेटिक्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड हो गया तो आगे फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में तुम्हें कहीं पे कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अब दूसरा मेरा मीटिंग स्टार्ट कीजिए, इस मीटिंग को एंड करता हूँ। बाय बाय।